हाय एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को पढ़ लिया था। इस कविता को वाल्ट विटमैन ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसे मैंने यहाँ तैयार किया है। फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को लिखना होता है। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सारांश मैंने यहाँ तैयार किया है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ, आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत सुंदर कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। यह वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग, कवि एक गीत गाता है, एंड सेज अबाउट लाइफ, और जीवन के बारे में कहता है। आप जब इस कविता को पढ़े थे तो फर्स्ट लाइन, जो ओपनिंग लाइन था इस कविता का, उसमें कवि कविता को शुरू करते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप हर्ष मनाता हूं और स्वयं के लिए गाता हूं। नहीं, वही लाइन है कि इन दिस पोएम द पोएट सिंग्स ए सॉन्ग एंड सेज अबाउट लाइफ, और अपने जीवन के बारे में कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ऑल आर सेम, सब लोग एक समान हैं, एंड ऑल हैव सिमिलरिटीज, और सब में समानताएं हैं। ही थिंक्स, वे सोचते हैं, दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर पर्सन, उनके और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं। इसलिए कवि फर्स्ट सेक्शन में कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, what I assume, you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you। अर्थात कवि डेमोक्रेसी की बात करते हैं और कहते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं सब समान हैं, सब में समानताएं हैं, और सभी लोग इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। He says, वे कहते हैं, दैट एवरी पर्सन हैज सेम फीलिंग, हर एक व्यक्ति का समान भावना होता है। एवरी पर्सन हैज सेम एटम ऑफ ब्लड, और प्रत्येक व्यक्ति ब्लड के उसी कण के होते हैं। नहीं, मतलब ब्लड का कण सभी में बराबर होता है, एक समान का होता है। द पोएट वंडर्स एंड थिंक्स, कवि भटकते हैं और सोचते हैं। भटकने का अर्थ यहाँ कवि रिलैक्स मूड में है, चिंतन मूड में है। नहीं, और जब वे रिलैक्स मूड में होते हैं तो वे सोचते हैं। इसलिए कहा, द पोएट इज इन द रिलैक्स मूड एंड थिंग्स, और सोचते हैं। वाई पर्सन क्वारल विद वन अनदर, लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? नहीं, यहां पर यह सोचते हैं, ही इज सैड, वे उदास है, टू सी ऑल क्वारलिंग ड्यू टू नैरो थिंकिंग, रिलीजियस फीलिंग एटसेट्रा। नहीं, वे उदास हैं क्या देख करके? टू सी और क्वारलिंग, सब में झगड़े को देख करके, ड्यू टू नैरो थिंकिंग, संकीर्ण सोच के कारण, रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावना इत्यादि के कारण। अर्थात एक दूसरे के बीच में जो धार्मिक विश्वास, धार्मिक भावना, या जो संकीर्ण सोच है, छोटी छोटी चीजों के लिए मनमुटाव करते हैं, उन सब को सोच करके और कवि उदास है। सो ही इज वरीड, इसीलिए वे चिंतित। ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर, वे गर्मी में घास के टॉप पॉइंट को अवलोकन करते हैं। ऑब्जर्व्स का मतलब टू लुक डीपली, गहरे रूप से देखना। यहाँ पर घास के जो टॉप ब्लेड है उसे स्पीयर के रूप में कहा गया है। जो आप पढ़े थे कि स्पीयर का मतलब भाला होता है, और भाला का जो
आगे का भाग होता है वह ब्लेड के जैसा होता है, वह ग्रास के ब्लेड के जैसा होता है। इसीलिए कवि ने ग्रास के जो टॉप पॉइंट है उसे स्पीयर के रूप में बताया। He says that, वे कहते हैं कि his body and every atom of blood have been formed from soil and air। उनका बॉडी, शरीर और प्रत्येक कण उनके ब्लड का मिट्टी और हवा से बना हुआ है। नहीं, इसलिए कभी कहा कि वह अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेरिका के ब्लड अमेरिका में जन्मे हैं और अमेरिका ने ही उन्हें अपने ब्लड और सॉइल से सींचा। नहीं, ही सेज, वे कहते हैं दैट ही केम आफ्टर हिज पेरेंट्स एज ऑल कम। नहीं, अर्थात वे अपने माता पिता से जन्मे हैं जिस प्रकार से सभी आते हैं। यहां पर कवि दो लाइन में, कविता के दो लाइन से कवि कहना चाहते हैं कि उनका जीवन अमेरिका में ही हुआ है, उनका जो जन्म है वह अमेरिका में हुआ है, उनके माता पिता भी अमेरिका के थे, उनके माता पिता भी अमेरिका के थे जिस प्रकार सभी के होते। दो लाइन से कवि अपने वंशानुगत रूट को दर्शाना चाहते हैं। वह वंशानुगत रूट नहीं, जड़ जो है वह अमेरिका से संबंध रखता है। नहीं, इसीलिए कवि कहते हैं ही इज 37 years old now। अब वे कितने साल के हैं? 37 साल के। इस लाइन में मैंने आपको बताया भी था कि रीडर के रूप में मुझे 37 वर्ष पर कंट्रडिक्शन, एक विवाद है कि जब 1855 में यह कविता प्रकाशित हुई, उस समय प्रकाशित हुई अर्थात लिखने के बाद प्रकाशित हुई होगी, और इनका जन्म 1819 में हुआ। 1819 से 1855 के बीच का समय 36 वर्ष का होता है, 36 ईयर्स का होता है। नहीं, और वे 37 वर्ष यहां डिनोट कर रहे हैं। तो रीडर के रूप में थोड़ा सा नहीं, एक मतभेद मुझे लगता है कि कैसे वो 36 से 37 वर्ष के हो सकते हैं। नहीं, लेकिन खैर जो कवि ने कहा है कि उस समय वह 37 वर्ष के थे एंड इज हेल्दी, उसी को हम लोग मानते हैं, और स्वस्थ से। शो ही वॉन्ट्स टू वर्क कंटिन्यूअसली, और इसीलिए वे लगातार काम करना चाहते हैं, वे रुकना नहीं चाहते हैं। नहीं, ही इज रिलीजियस माइंडेड, वे कैसा है? तो रिलीजियस माइंडेड का मतलब हो गया वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। एंड हैज नो कंसिडरेशन ऑफ क्रिट्स, क्रिट्स का मतलब क्या होता है? धार्मिक विश्वास, और उन्हें धार्मिक विश्वास के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, विचार नहीं है, मत नहीं। ही वॉन्ट्स टू रिफॉर्म ह्यूमैनिटी, वे मानवता को सुधारना चाहते हैं। क्यों सुधारना चाहते हैं? क्योंकि मानवता छोटी छोटी बातों पर लड़ बैठता है। मानव धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, धार्मिक सोच, अलग अलग सोच के कारण झगड़े कर बैठता है। नहीं, कंट्रडिक्शन हो जाता है एक दूसरे के बीच में, ये नहीं होने चाहिए। इसीलिए ह्यूमैनिटी को वे सुधारना चाहते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि देयर शुड बी कम्युनल हार्मनी इन सोसाइटी, समाज में सांप्रदायिक हार्मनी का मतलब मेल मिलाप होना चाहिए। इसीलिए ही वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं एवरीवन शुड थिंक, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। एंड देयर नथिंग इन लाइफ, और जीवन में कुछ भी नहीं है। नहीं, ऑलवेज बी हैप्पी, इसीलिए हमेशा खुश रहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरे भी को भी खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना नहीं चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से जिलस, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के दुख में साथ देना चाहिए, सुख में साथ देना चाहिए। नहीं, और खुशी रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद भी खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए। अब इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपको पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा था? वाल्ट विटमैन। सेकेंड क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन वाज डैश पोएट, कवि कहाँ के थे वाल्ट विटमैन? तो वे अमेरिका के कवि थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ है? तो आप पढ़े हो कि इनका जन्म 1819 में हुआ था। वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई है? तो 1892 में हुई है।
क्वेश्चन नंबर 5, लिव्स ऑफ ग्रास वॉज रिटन इन, कब लिखी गई थी? तो 1855 में लिव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन हुआ था। पढ़े हैं आप कि लिव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन 1855 में हुआ था, और इसे प्रकाशित करने के लिए कोई भी पब्लिशर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए कभी वाल्ट विटमैन ने इसे प्रकाशित करवाने के लिए अपने घर को बेच दिया। नहीं, जो पब्लिशर हैं वे ऐसा मानते थे कि इनकी कविताओं में ऑप्शंस है, अश्लीलता है, असभ्यता है, इसीलिए वे उनकी कविताएं प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। नहीं, तो अपने खुद के खर्च पर उन्होंने 1855 में इस कविता का प्रकाशन कराया था। क्वेश्चन नंबर 6, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम विच पोएम, किस कविता से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस लाइन को एक्सप्लेनेशन के लिए भी पूछा जाता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करके बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है। आगे देखें, उस लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि पीपल्स पोएट कौन है? तो पीपल्स पोएट के रूप में वाल्ट विटमैन को लिया गया है। नहीं, पीपल्स पोएट किसको कहा जाता है? तो वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ ओल्ड डज द नरेटर ऑफ द पोएम, कवि जो है वह कितने वर्ष के थे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्लेम टू बी इन द सेक्शन 1, कवि ने इस कविता के फर्स्ट सेक्शन में कितने वर्ष के होने का दावा किया है? तो 37 ईयर्स ओल्ड, नहीं 37 वर्ष के होने का दावा किया है, जिसमें वे कहते हैं कि वे 37 वर्ष के हैं और परफेक्ट हेल्थ में है। नहीं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस को पढ़िए, एंड T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नहीं, सही के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस देखिए, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ, कवि जो है अपने आप आनंद लेता है और अपने आप के लिए गाता है, अपने आप स्वयं गाता है, अकेले गाता है, बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू लगा दीजिएगा T। बी सेंटेंस, द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कवि जो है वह दूसरे से अलग हैं, ऐसा मानते हैं? नहीं ना, तो यह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉल्स हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ है इसको आप सही कर लीजिएगा, फॉल्स। शी क्वेश्चन नंबर, द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर ब्यूटी, कवि जो है वह प्रकृति की सुंदरता को डिस्कार्ड का मतलब नज़रअंदाज कर देना, नहीं नापसंद करते हैं, गलत है यह। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। डी है, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, ब्लड का जो प्रत्येक कण है वह सेम है सभी ऑल ह्यूमन बींग्स में, नहीं ऐसा मानते ही है कभी कि यह जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स पर हर एक जैसा है, सभी में समानताएं हैं और सब एक ही तरह के हैं, सेम एटम ऑफ ब्लड से बने हुए हैं। ई द पोएट इज एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा हुआ है विद ए पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, सही है, एक विशेष प्रकार के सोच से है। कौन सा सोच रखता है कवि? तो कवि ऐसा सोच रखते हैं कि सबका कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, लोगों में भिन्नताएं ना हो, लोगों में समानताएं हो, सबकी सोच समान हो। एफ है, द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रेड, कवि जो है अपने लालच पर कामयाबी प्राप्त कर लिया है, बिल्कुल सही है, तो यहां पर टी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, कविता का थीम क्या है? तो कविता का थीम हम लोग पढ़े थे, क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नहीं यह ब्रह्मांडीय भाईचारा, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वननेस, मतलब सब में एक जैसा, तो नहीं वहां पर कह रहा है कि सबको वननेस हो, वननेस का मतलब क्या हो? एक समानता हो, तो विद एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स, नहीं इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके बीच में समानता हो, यह थीम है। ठीक है, जो थीम में पढ़े हैं, फर्स्ट सेक्शन में ही शुरू किया है कवि ने, आई से शुरू किया है और यू तक गया है, मतलब आई कवि हैं और यू क्या है? इंडिविजुअल, नहीं व्यक्तिगत लोग हैं जो अमेरिका से संबंध रखते हैं, तो वहां पर थीम यहाँ है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का और वननेस का। ठीक है, वननेस का मतलब एक रूपता का।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है, एंड हाउ ओल्ड इज ही, स्पीकर कौन है, तो स्पीकर स्वयं कवि हैं, ठीक है ना। द पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, और वे 37 ईयर्स ओल्ड है, नहीं 37 वर्ष के। क्वेश्चन है, व्हाई डज वाल्ट विटमैन नॉट वांट टू बोदर, बोदर का मतलब ट्रबल, परेशान होना, हिमसेल्फ विद क्रेड्स एंड स्कूल्स, क्रेड्स का मतलब क्या होता है, क्रेड्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, और स्कूल्स का मतलब होता है सोचने के तरीके। तो यहाँ कह रहा है कि वाल्ट विटमैन नहीं, सोचने के तरीके और जो धार्मिक विश्वास है उससे अपने आप को परेशानी में क्यों नहीं रखना चाहते हैं, नहीं। तो यहाँ पर क्यों नहीं रखना चाहते हैं, इन द, लेकिन लिखा है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस संसार में, आधुनिक संसार में, नंबरस क्रिट्स एंड सिस्टम्स ऑफ थॉट, अनेक क्या हैं, धार्मिक विचार हैं और सोचने के तरीके, हैव ओनली डिवाइडेड मैनकाइंड, यह क्या करता है, आदमी को नहीं बांट देता है। जैसे मैं हिंदू हूँ, वह मुस्लिम है, वह सिख है, वह ईसाई है, और इस तरह के सोच हम लोग रखते हैं, जिसमें हमें यह नहीं करना चाहिए, नहीं मुस्लिम को यह नहीं करना चाहिए, सिख को यह नहीं करने चाहिए, यह करने चाहिए ईसाई को। इस तरह के जो धार्मिक विश्वास हम लोग रखते हैं, यह धार्मिक विश्वास नहीं, यह मानवता को बांटने का काम करता है। यह धार्मिक विश्वास एक दूसरे में कटुता पैदा करता है, नहीं, जबकि हर एक व्यक्ति समान एटम ऑफ ब्लड से बना हुआ है, ब्लड के प्रत्येक कण जो है वह समान है, सब में समानताएं हैं, सबके एक ही तरह के, यह यूनिवर्स ने, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि इस आधुनिक युग में जो क्रेडिट्स हैं और जो सिस्टम स्कूल्स है, जो सिस्टम्स ऑफ थॉट है, वह मानवता को बांट देता है। दिस इज वाई, इसीलिए नहीं, इसलिए का कवि कहते हैं, कवि हु इज कन्विंस्ड ऑफ नहीं एसेंशियल यूनिटी, जो आवश्यक एकता के बारे में बात करते हैं इस यूनिवर्स में, हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर क्रेड्स एंड स्कूल्स, उन्हें एक धार्मिक विश्वास और सोचने के तरीके के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अब है लाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। देखिए इस प्रकार का लाइंस अगर कविता के बीच से दिया जाता है, 2 क्वेश्चन मैंने लिया है जो पूछता है हमेशा, और इसमें से इसे मैंने वीवीआई कर दिया है, ठीक है। वीवीआई का मतलब इस बार जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें पूछेगा यह। तो यहाँ देखिए, जब भी इस तरह का एक्सप्लेन करने के लिए दे कविता के लाइन को उठा करके या लाइंस को उठा करके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले 2 लाइन तो निश्चित रूप से आप लिखिए। पहला लाइन लिखिए कि द लाइन या द लाइन्स नहीं हैज बीन या हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह कविता किस नहीं, यह लाइन जो है वह किस कविता से ली गई है, इसे पहले लिखना है। फिर लिखना है कि इस कविता को किसने लिखा है, ठीक है। पहले 2 सेंटेंस आप सभी तरह के जो एक्सप्लेन करने वाले लाइन्स होंगे कविता के पूछे जाते हैं उसमें लिखना है। तब थर्ड में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कहा कि दिस लाइन या दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नहीं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। दूसरा चीज दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय या इज कंपोज्ड बाय या हैज बीन कंपोज्ड बाय नहीं, जिस जो कविता का कवि है उसको लिखना है। और थर्ड में आपको क्या करना है, तो थर्ड में उस कविता का जो लाइन है उसे आप समराइज कर देंगे कि कविता का लाइन क्या कह रहा है, कवि क्या कहना चाहता है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास समरी है, समरी आप जानते हैं, समरी को याद कर लिया है या लिखने आता है, तो आप समरी का जो मेन पॉइंट्स है उसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि समरी का जो मेन पॉइंट्स होता है नहीं, जो सारांश का मेन पॉइंट्स होता है वह उस चीज को पॉइंट आउट करता है, फोकस करता है कि कविता में क्या कही गई होगी नहीं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि उस लाइन को आप अपनी भाषा में नहीं डिस्क्राइब करके लिख दें। जैसे यहाँ होपिंग द सी नहीं, यहाँ पर 2 होगा, गलत लिखा गया है, होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, यह लाइन है, यह कह रहा है कि अंतिम तक, मृत्यु तक न रुकने की आशा करते हैं। अर्थात कवि क्या नहीं रुकने की आशा करते हैं, तो कवि जो अपने कविता के माध्यम से लोगों में एक रूपता लाना चाहते हैं, लोगों के बीच में जो झगड़े, रिलीजियस बिलीफ,
धार्मिक विश्वास पर या अलग अलग सोचने के तरीकों पर जो मनमुटाव है, जो झगड़े हैं, छोटे छोटे लड़ाई कर छोटे छोटी बातों पर लड़ बैठते हैं, नहीं, ईर्ष्या करते हैं दूसरे से, वह चीज न करें। और कविता के माध्यम से कवि उस चीज को बताना चाहते हैं, नहीं, और इसीलिए कवि यह कहते हैं कि यह जो मैं कर रहा हूं, नहीं, जो मैं अपनी पोएट्री के माध्यम से लोगों को बताता हूं, एक दूसरे के बीच भाईचारा रखने का, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करने का, यह सब खत्म नहीं होने चाहिए जब तक मेरी मृत्यु ना आ जाती है, नहीं, अर्थात एंड ऑफ द डे, नहीं, एंड ऑफ द लाइफ तक मैं यह खत्म ना हो, मुझ में जो यह प्रवृत्ति है, जो एक टेंडेंसी है, जो लिखने की टेंडेंसी है, जो लोगों को समझाने की टेंडेंसी है अपनी कविता के माध्यम से, वह समाप्त ना हो, नहीं। तो यहाँ पर लाइन को मैंने दो तरीके से किया है। एक तो आपका यह है, यह काफ़ी अच्छा है जो मैंने बताया, पहले आप लाइंस को लिख लीजिएगा कि कहाँ से ली गई है, इसके राइटर पोएट कौन है, और तब उसको समराइज कीजिएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, द एबव लाइन, नहीं, मीन्स का मतलब होता है दैट द पोएट वाल्ट विटमैन, कभी वाल्ट विटमैन डज नॉट वांट टू डाई, मरना नहीं चाहते। ही नोज, वे जानते हैं, दैट देयर आर पीपल, लोग होते हैं, हु क्वारल फॉर रिलीजन, जो धर्म के लिए लड़ते हैं। ही इज होपफुल, वे आशा से भरे हुए हैं, टू चेंज द सिचुएशन, कि वे क्या करेंगे, इस स्थिति को बदल देंगे, बाय हिज एफर्ट्स, किससे, तो अपने प्रयास से, नहीं, वे अपने प्रयास से यह जो स्थिति है, जो लोगों में झगड़ा है रिलीजन के लिए, उसे वे बदल देंगे, नहीं। और इन हिज माइंड, वे अपने मन में, नहीं, यह मानते हैं कि देयर आर हाई थॉट्स अबाउट रिलीजियस बिलीफ, नहीं, धार्मिक विश्वासों के बारे में बहुत बड़ी सोच है, नहीं, वे ऐसा मानते हैं, और वे अपने प्रयास से जो लोगों में रिलीजन के प्रति मतभेद है, मनमुटाव है, उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिस क्वेश्चन में VVI लिखा होगा वह, नहीं, आने वाले एग्जामिनेशन में, जो एनुअल एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, उसमें निश्चित रूप से पूछने वाला है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं हर्ष मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूँ, एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, एज्यूम का मतलब हमने कहा था एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, मानना है, स्वीकार लेना है कि कुछ सही है, मान लेना, नहीं, वाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, नहीं, प्रत्येक जो एटम है, कण है, मुझसे संबंध रखता है, एज गुड, उतना ही अच्छी तरफ से, बिलोंग्स टू यू, आपसे भी संबंध रखता है। अब इस लाइन को कैसे लिखा हमने, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह कविता किससे ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। इस कविता को किसने लिखा है, द पोएम इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन ने लिखा है। और तब यहाँ यह कविता कह क्या रहा है उसको बता रहे हैं हम। ही सेज, वे कहते हैं, दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम्स, यह, नहीं, ह्यूमन बींग्स जो है वह समान एटम से बना हुआ है। ही इंजॉयज, वे आनंद लेते हैं, एंड सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, और स्वयं के लिए गाते हैं, अकेले गाते हैं, बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लेकिन वे दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे से भिन्न क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया है कि हर एक चीज इस यूनिवर्स में, नहीं, हर व्यक्ति से संबंध रखता है, जितना अच्छी तरह से उनसे संबंध रखता है, नहीं, उतनी ही अच्छी तरह से दूसरे लोगों से भी संबंध रखता है। इसीलिए कवि ने क्या किया है, आई से इस लाइन को शुरू किया है, और कहाँ समाप्त किया है, यू से समाप्त किया है। मतलब आई से ऊर्जा का जो ट्रांसफर है वह कहाँ तक जाता है, और यू तक जाता है, नहीं। तो यहाँ आई से यू तक जो, नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जो ट्रांसफर ऑफ थॉट है, वह कभी बताना चाहता है कि अब मैं हर्ष मनाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जो मानता हूँ वही आप भी मानोगे, नहीं, क्यों मानोगे, तो क्योंकि प्रत्येक कण जो है, जो मुझसे संबंध रखता है, वह उतनी ही अच्छी तरह से आपसे भी संबंध रखता है। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन जब कभी भी आपको पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पहले दो लाइन आपको यह तो लिखना ही है कि यह लाइन किन से ली गई है, किस कविता से, इस कविता को किसने लिखा है, और तब उस लाइन को आप समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो यह आपका समाप्त हो गया।